दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 137 और इससे पहले दोस्तों हम 136 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो या फिर आप देख सकते हो हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है वहां से भी आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है अगर तो उसको अपडेट करके 2024 और 25 के हिसाब से समझेंगे। और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन है उसके साथ कोई ऑप्शंस दिए हैं जो समझने वाले हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही चित्र के माध्यम से भी हम समझेंगे कि कितना आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं और कितने लंबे समय तक याद रखेंगे ताकि जब भी दोबारा आपके पास कोई क्वेश्चन आए आप सही करके ही आओ। तो दोस्तों अगर चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले आसानी से देख पाओ। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने टाइम को भी मैनेज करना चाहते हैं तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप बाई कर सकते हो मात्र 307 रुपए में। और अगर हमारा कूपन कोड यूज करते हो KYD तो 12% की आपको और भी छूट मिलने वाली है। और ये ऑफर आपके लिए मात्र 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच उपलब्ध होने वाला है। तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो में। दोस्तों आप लोग पूछते थे कि सर बता दिया करिए कौन सा पेपर करवा रहे हैं, तो देख लो आज 3/4/2021 का पूछा गया जो लेटेस्ट एनटीपीसी का पेपर है वो करेंगे। और जो शिफ्ट थी इसकी दोस्तों बता देता हूँ 10:30 से 12 के बीच में पेपर था, इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं फास्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो कि कुछ इस प्रकार का है और ऐसे बनेगा फिगर इस टाइप से कुछ, ठीक है। ये ऊंचाई जो देख रखा है ये 90 दिया है, इसको 90 लिख लो आप, ये वाली ऊंचाई 90 है और कोण दिया है 30। तो मान लो मैं इसको मान लेता हूँ 30 और इधर वाले को मान लेता हूँ 45। ये दो कोण दिए हैं। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि मान लो कि यहाँ एक जहाज है एक यहाँ जहाज है तो इनके बीच की जो दूरी है मैं d मानता हूँ, ये बताना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक एक मैं बताता हूँ आपको, हमेशा याद रखना H इक्वल टू होता है D अपान कॉट A प्लस का कॉट B। कॉट B का मतलब है कि यहाँ पर दूसरा वाला एंगल और A का मतलब है पहला वाला एंगल। तो मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट इतना लिख देता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो H इक्वल है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखी तो देखो वैल्यू रख दी है, H की वैल्यू है 90 और D बताना है कॉट 30 पहला और दूसरा वाला 45। तो 90 है तो इसको 90 ही लिखो ऐसे करके, और D हमें पता करना है। और कॉट 30 की वैल्यू होती है दोस्तों √3 में, और प्लस है, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो बस D की वैल्यू निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो। मैं ऐसे लिख देता हूँ D इक्वल में 90 और ब्रैकेट में लिखेंगे √3 प्लस का 1, ये आएगा हमारा आंसर। यानी कि D की वैल्यू हो जाएगी 90, अंडर में 3 + 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। दोस्तों देखो अगर एक ही तरफ एंगल बने हो, मतलब जैसे मान लो कि ऐसे मान लो, इसको हटा के जैसे एक ही तरफ एंगल बने हो ऐसे ऐसे करके, तो आप यहाँ पर माइनस साइन लोगे, अगर दोनों तरफ हैं तो प्लस साइन लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ALU का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, तो देख लो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। आप लोग बताओ जरा कि जो CPU लिखा हुआ है ये CPU का फुल फॉर्म क्या है, मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है, तो आप लोग बताओ अगर लगातार देख रहे होगे तो। अगला है 0.002 और 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखो ये बोला जा रहा है इसका कितना प्रतिशत है, तो देखो 0.002 और का मतलब जिसका बात करा जा रहा है उसको नीचे रखते हैं, तो यानी 0.12 प्रतिशत है तो इसलिए 100 से गुणा कराएंगे, ठीक है। 100 से अगर आप गुणा करा दोगे तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो लिख सकते हो 0.2 और नीचे लिखोगे 0.12, ठीक है। तो इससे अगर काटोगे आप तो यहाँ से डबल जीरो पहुंच जाएंगे, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 200 बटे में 120। इसको काट दो, 4 पंचे 20 और 4 तेई 12, तो 5/3 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, 5/3%। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला है दोस्तों कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए
इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो ये नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसी का उपयोग किया है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से। दोस्तों देखो, जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और जो सूर्य होता है या तारे होते हैं वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उनमें, ये याद रखना। और कृत्रिम सूर्य की बात हो रही है, जो चाइना ने बनाया हुआ है उसको लिखा है आर्टिफिशियल सन नेम दिया है। मैं दिखा भी देता हूँ दिखता कैसे है। तो देखो, कुछ इस प्रकार का सूरज बनाया है चाइना ने। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर चल रहा है। एक और फिगर है, ये देखो थोड़ा सा इसमें क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो चाइना ने बनाया आर्टिफिशियल सन, और यही ये देख सकते हो कितना बड़ा है। और एक बार तो इसकी हाईलाइटेड जो एनर्जी थी दोस्तों, वो रियल वाले सोर्स से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब इतना ज्यादा इसने कह सकते हो कि एनर्जी प्रोड्यूस करी थी। ठीक है, तो ये चाइना का कमाल है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक, देखो इनमें से संबंध बताना है। तो आप बताओ, कुछ लड़के ऐसे भी तो हो सकते हैं जो फुटबॉल खेल रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रशंसक होंगे क्रिकेट के, है ना। इसका मतलब कि जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसे एक दूसरे पर सारे के सारे टच रहेंगे। यानी कि अगर ये बॉयज मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या होंगे, फुटबॉल खिलाड़ी होंगे, और इधर वाले क्रिकेटर जो प्रशंसक हैं वो होंगे। तो सब तो एक दूसरे पे कॉमन हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि सही उत्तर क्या होगा हमारा, ये पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन डी पे दिया है कि पहला सही है। अगला है, देखो इसमें से C1D3 ऐसे करके सीरीज दिया है, और यहाँ पर हमें फिल करना है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर पहला लेटर देखते हैं तो लिखा है CD। तो आप बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो E आएगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, E आएगा। इसके बाद देखो F है। इसके बाद आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 1 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, फिर यहाँ पर आ गया है 4। बात सही है, तो इसका मतलब E3 आएगा। और देखो 1 2 3 तीनों में E3 दिया है। अब आगे हमें देखना होगा, तो आगे देखने के लिए अगला वाला चेक करो। डी के बाद ई का गैप है, एफ आ गया है, और एफ के बाद देखो जी का गैप करके एच आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच आना चाहिए, क्योंकि एच के बाद क्या आता है, आई। तो आई के गैप करके जे है, और जे यहाँ पर लिखा है, यानी कि E3H हो जाएगा। तो E3H, अब देखो यहाँ दोनों में लिखा है, दूसरे में और तीसरे में, इतना टफ बना दिया है उसने। तो अगला हमें लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला देखो 3 5, ठीक है। तो 3 2 5 और 5 2 7, तो यहाँ पर 7 आएगा, और 7 2 9, यानी कि लास्ट में 7 आएगा दोस्तों। स्टार्टिंग में ई और लास्ट में 7, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों लगातार सेट में देखने को मिले थे पिछली बार कि कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक ऐसा दिया जाता था क्वेश्चन जिसमें फुल फॉर्म पूछ लेता था, जैसे सीपीयू हो गया, एलयू हो गया, ऐसे करके। वैसे देखो एमसीबी का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो एमसीबी का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा कि कथन दे के रखा है, सभी चिकित्सक अच्छे हैं और कुछ पुरुष चिकित्सक हैं। तो देखो दोस्तों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, सभी वर्ड आ जाए, तो आप दो गोले बनाओ, एक बड़ा सा और एक उसके अंदर छोटा सा बनाओ, ऐसे करके। ठीक है, तो जिसके साथ सभी जुड़ा हो उसको अंदर रखो। चिकित्सक को मैं CH लिख देता हूं, और सभी चिकित्सक क्या हैं, अच्छे हैं। तो अच्छे मतलब कि ये मान लो कुछ पुरुष चिकित्सक हैं, तो कुछ पुरुष ऐसे हैं जो चिकित्सक हैं, तो इसका मतलब कुछ पुरुष यहां से कर लो, और इसको मान लेता हूं P है। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी अच्छे चिकित्सक पुरुष हैं। कह दिया है कि सभी जितने भी अच्छे लोग हैं वो चिकित्सक हैं और पुरुष हैं, ये तो गलत हो गया। कुछ पुरुष अच्छे हैं, तो कुछ पुरुष जो हैं ये P वाला अच्छे यानी कि A में आ रहा है, तो ये बात सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर दूसरा में, जो कि इसमें दे के रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग यानी कि जुडिशियल ऑर्गन कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों हेग, और हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप का है, 1498 गुणे 1498, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसके लिए आप ये देखो कि 00 के फॉर्म पे लगभग किसके नियर अबाउट, यानी कि राउंड ऑफ करके 1498 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 1500, और 1500 में से कितना 2 हटा दो, तो यही 1498 आ जाएगा। ये 1498 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर 1500, 1500 माइनस 2, यहाँ पर भी 1500 माइनस 2, 2 बार होगा, तो इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर करा दो। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 1500 माइनस 2 लिखोगे आप, तो बात मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। तो आप बताओ, इसको अगर मैं A मानता हूं और इसको मानता हूं B, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे A स्क्वायर। A का मतलब है 1500 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225,
और 2 जीरो थे तो 2 जीरो और बढ़ा दो यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे। प्लस का b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस का 2, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 15 चौको 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और 2 जीरो और बढ़ा दो। ये बात समझ में आ गई। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है एक लाइन छोड़ कर, आप कैलकुलेशन कर लेना, उम्मीद है आप कर लोगे। ठीक है, अब अगला देखो, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसको में से अगर आप जोड़ दोगे तो जीरो की जगह पे ये 4 आ जाएगा, ये 4 हट के यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 में से 0 हटा तो 4 आएगा और 0 में से 0 तो वही आएगा। इसके बाद देखो 0 में से 0 फिर 0 आएगा। फिर अगला देखो 0 में 6 नहीं जाएगा तो 10 होगा, 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, यानी कि 404 कहां पर देख रखा है, आप यहीं से अंदाजा लगा लो, आगे नहीं सॉल्व करना। देखो यहाँ पर 4004, तो 4004 इसी में लिखा है, बाकी इसमें नहीं लिखा। आप आगे भी करना चाहते हो तो कर लो, कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर बचा होगा 4, तो लिख लो यहाँ पर 2 और 2 आ जाएगा, यानी कि 2244,004, 2244,004 ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही तोड़ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये दोस्तों देखो, ये पूछा जा सकता है कि 22 अनुसूची भाषाएं किसमें है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, कुल 22 भाषाओं को। ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। तो 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का जिक्र, और अब कह रहा है कि 22 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उसके अलावा और भी अन्य 2 भाषाएं हैं जिनको साहित्य अकादमी ने क्या करा है, मान्यता दी है। तो वो है राजस्थानी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला है कि एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5:6 है। यानी कि 50 पैसे के सिक्के अगर 9 हैं तो 25 पैसे के 5 और 10 पैसे के 6 से, तो इनकी कुल धनराशि 317 रुपए 5 पैसे है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो पहले तो आप देखो 50 पैसा है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 9। तो आप कहो जरा 50 गुणे में 9, तो 9 पना 45 हो जाएगा, जीरो लगा दो क्योंकि जीरो था ये। अब हमें क्या करना है, ये पैसा है तो पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब जीरो 2 हैं तो पॉइंट आ जाएगा 1 2, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। ये बात समझ गए, मैं सब में यही करूंगा डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको ये वाला समझा दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 रुपए 50 पैसा। ठीक है, अगर आपके पास 50-50 पैसे के 9 सिक्के होंगे तो 4 रुपए 50 पैसा ही तो होंगे आपके पास। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4 रुपए 50 पैसा, यानी कि 4.50 प्लस। अब देखो 25 पैसे के 5 सिक्के, तो 25 25 पंचे 125, यानी कि 1 रुपए 25 पैसे हो गए। मैं रुपए में चेंज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर रुपए पे दिया है। अगला प्लस करो, और 10 पैसे के 6 सिक्के, तो 10 छक्का 60, यानी कि 0.6 रुपए बने होंगे। टोटल कितने हो गए, आप इनको जोड़ लो, तो 4 और 1 5 रुपए हो गए, और इसका 50 पैसा, इसका 50 पैसा, तो कितना हो गया 6 रुपए। और इसका हमने 10 पैसा निकाला, इसका हो गया कितना 35, तो ये हो जाएगा 25 35। मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, आप डायरेक्ट कर लेना, ऊपर नीचे रखकर भी 1 पॉइंट ऐसे करके जोड़ लेना। ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। बराबर में हमारे हिसाब से 6 रुपए 35 पैसे हो रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हो रहे हैं 317 रुपए और 50 पैसे। जीरो लगा लो अपने आप से आप। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट खात्मा हो गया, यानी कि खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो एक की वैल्यू बतानी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 317, और ये था 50 बटे में आ जाएगा 635 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट लो, तो ये ठीक 5 बार में जाएगा। 635 का 5 से गुणा करोगे तो 3175 आएगा, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी 50। पूछा क्या है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे हैं कितने, तो 25 पैसे हैं 5, तो एक की वैल्यू 50। जैसे देखो एक की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 से गुणा करा दो, तो 25 यानी कि 250 हो जाएंगे दोस्तों सिक्के। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा, यहां से देख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसको याद कर लो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और आसान भी होता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे कर लोगे। अगली की तरफ बढ़ते हैं। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये दोस्तों की गई थी 24 दिसंबर 2003 को की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और देखो यहाँ पर अगर बात करें, इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष दोस्तों जो रहे हैं वो रहे हैं एलेनोर रूजवेल्ट, ये पहले थे। अब वर्तमान में अगर बात कर लें कि वर्तमान समय में कौन है, तो ये हैं दोस्तों उमर जिनबर। ठीक है, उमर, ये नाम भी इनका बड़ा अजीब सा था, आधा जा है फिर ना है और यहाँ पर ब है, ऐसे
उमर जिनबर, ये हैं वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष। तो याद रखना, मैंने दोनों ही बता दिया। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ये पहचाना जाता है आईपी एड्रेस द्वारा। तो कोई भी आईपी एड्रेस होता है, इसी के माध्यम से हम कंप्यूटर को पहचानते हैं, ठीक है, इंटरनेट पर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों मानवेंद्र नाथ रॉय। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है, ये 6वीं अनुसूची में नहीं आता है। बाकी त्रिपुरा, असम, मिजोरम आते हैं। और इसके साथ साथ बता देता हूं मैं, कुल 4 राज्य आते हैं। तो 4 में से देखो त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये 3 तो दे दिए। एक बचता है हमारे पास, कौन सा? मेघालय। इसको भी याद रखना क्योंकि ये भी शामिल है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 6वीं अनुसूची में शामिल हैं। और ये वैसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर जनजाति वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जनजाति क्षेत्र हैं, इनको लिया गया है, शामिल किया गया है 4 राज्यों को। हो सकता है अगली बार आपसे त्रिपुरा, असम न दे करके हो सकता है मेघालय दे दे, या कुछ और दे देगा कि इनमें से कौन सा शामिल है। अभी तो दिया है कि नहीं है, हो सकता है दे दे कौन सा शामिल है। तो आप चारों याद रखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो ये दोस्तों पंजाब के निवासी थे। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो मियां मीर की बात कर रहे हैं, ये दोस्तों सूफी संत थे, ठीक है, ये एक सूफी संत हुआ करते थे। ये कह सकते हो यहाँ पर मुस्लिम संत थे, सूफी हैं तो मतलब समझ ही जाओ, तो मुस्लिम हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे थे और प्रसिद्ध थे। आज भी इनका नाम चलता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया है? तो देखो, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, बात ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ये बात भी सही है। और लैक्टिक अम्ल जो है वो दही या दूध में पाया जाता है। स्कार्बिक एसिड दोस्तों ये इमली में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। याद रखना क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। स्कार्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, जो खट्टे होते हैं, ठीक है, इनमें पाया जाता है। साथ ही ब्रोकली, आपने नाम सुना होगा, ब्रोकली में पाया जाता है काफी मात्रा में, और टमाटर में भी पाया जाता है स्कार्बिक एसिड कुछ हद तक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है? यानी कि देखो क्षेत्र दिया और उसके घास के मैदान दिया है, जैसे सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा गलत है। अब देखो अगर यहाँ पर उसको थोड़ा सा सरल करना होगा पेपर को, तो वो कह देता कि सुमेलित है, उसमें से कोई एक ही सुमेलित होता। अब यहाँ पर थोड़ा हार्ड करके बोल दिया है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप पता कर पाओगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का जो वेल्ड है वो सही है, घास का मैदान है। और मध्य एशिया में स्टेपी जो कि काफी बड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ये भी पूछा जाता है। अर्जेंटीना में प्रेरीज, जो कि पूरी तरह से गलत है, अर्जेंटीना में प्रेरीज नहीं, क्योंकि जो प्रेरीज है दोस्तों ये होता है उत्तरी अमेरिका का, कह सकते हो, यानी कि उत्तरी अमेरिका का है ये प्रेरीज नाम से। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, अर्जेंटीना का नहीं है। तो बस अब आप याद कर लो, इनको रख लो कहीं पर कॉपी में। वीडियो को आप थोड़ा सा रोक लीजिए, अपनी कॉपी और पेन उठाइए, इनको नोट कर लीजिए। एक तरफ डाल दीजिए क्या, क्षेत्र और घास मैदान एक तरफ। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और प्रेरीज अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन पहला है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में मनाया जाता है। और दोस्तों देखो यहाँ पर एक होता है नागालैंड का फेमस था, जो मैंने कल के ही वीडियो में शायद बताया है, आप लोग बताना, ठीक है, कि यहाँ पर नागालैंड का जो प्रसिद्ध है वो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अच्छा मुझे याद आया थोड़ा सा, आप लोग बताओ कि मिजोरम जो है इस वक्त यहाँ के सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है मिजोरम के। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं, कितने लोग अपडेटेड चल रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो दोस्तों ये जोड़ता है बेरिंग जलडमरू। याद रखना क्योंकि बेरिंग जलडमरू पूछा जा चुका है। और साथ ही जो इससे भी ज्यादा फेमस है दोस्तों वो पाक जलडमरू है, क्वेश्चन के लिए मतलब कि एग्जाम हॉल के लिए।
तो आप एग्जाम हॉल में कई बार होता है कि याद रहता है और जैसे ही क्वेश्चन आता है हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो पाक जल डमरू वाला पूछा गया था, ये एनटीपीसी में ही पूछा गया था पाक जल डमरू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तो इसमें प्रशांत को पूछा है, लेकिन पाक जल डमरू वाला भी पूछा था। तो बताता हूँ पाक जल डमरू किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। अगर भारत की बात करें तो तमिलनाडु से श्रीलंका को जोड़ने वाला जो है ये है पाक जल डमरू। ठीक है, पाक से मतलब आप पाकिस्तान मत समझना, क्योंकि कई बार यही गलती हो जाती है। जल डमरू का मतलब ही होता है कि यहाँ पर जली सीमा मिल रही होगी इनकी। ठीक है, यदि x इक्वल 3 प्लस रूट 5 और y इक्वल 3 माइनस रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, अगर हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू, तो अगर मैं कहता हूं कि x और y को जोड़ोगे तो x प्लस का y, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस का रूट 5 और प्लस लगा दो, y की वैल्यू क्या है 3 माइनस का रूट 5। तो देखो प्लस का रूट 5 और माइनस का रूट 5 ये दोनों हट गए, यानी कि x प्लस वाई जो आएगा वो आ जाएगा 6, क्योंकि 3 और 3 6 हो जाएगा टोटल। और अगर हमें x माइनस का y निकालना हुआ दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस, यानी कि ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट में 5। ठीक है, इसका स्क्वायर करा दो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो मैं इसको हटाकर लिख देता हूं यहाँ पर x प्लस वाई यानी कि 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x, और x क्या है ये है 3 प्लस, तो 3 प्लस का रूट 5 अंडर रूट में है, और y का मतलब क्या है ये है, तो 3 माइनस का अंडर रूट 5 हो जाएगा, यानी कि ये 6 का हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस रूट 5 यानी कि 5 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 में से 5 गया तो 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इधर मान लीजिए और 36 में से 8 हटा दो क्योंकि ये इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36 में 8 यानी कि 16 में 8 गए 8 और ये बनेगा 28। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा था दोस्तों, तो यही आ जाएगा 28, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने कवर कर लिए 25 तक के क्वेश्चंस। आज थोड़ा स्पीड में हमने करवाया क्योंकि टाइम कम था, थोड़ा सा काम भी था, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। और दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट। अगर लिंक नहीं लगी तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है रिकॉर्ड ना हुआ हो, तो अगले दिन आपको अवश्य मिल जाएगी। तो जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट खुल करके आ जाएगा। साथ ही दोस्तों ग्रुप डी एक अच्छे खासा अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए मौका है, तो आप इसको मिस मत करिएगा। तो इसकी बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर जो पूछे गए थे, और आप देख रहे हैं लगातार कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और घूम फिर के एनटीपीसी के ग्रुप डी में और ग्रुप डी के एनटीपीसी में आते रहते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन डिवाइड नहीं होता, ये ग्रुप डी में पूछ लिया गया है तो एनटीपीसी में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है रेलवे ग्रुप डी पिछले पेपर, तो वहां से आप देख सकते हो बहुत सारे करवाए हैं। साथ ही एनटीपीसी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके बाद 1 से हमने सारे पार्ट्स लगा दिए हैं, एक एक सीरियल वाइज करके सारे लगा दिए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो, आप वीक है मैथ में, तो हमने बेहतरीन जो चैप्टर्स हैं जो रेलवे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनको हमने करवा दिया है, तो उन्हें भी आप आसानी से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। साथ ही एनटीपीसी में आपने देखा जी जनरल नॉलेज का जो वेटेज है वो ज्यादा रहता है, तो जनरल नॉलेज की भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो दोस्तों एक बार जिस वीडियो को आप देख रहे हो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर लीजिएगा, आप जो जो लिंक्स मिलेंगी इन सभी जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है सबकी एक एक वीडियो की लिंक नीचे लगा दूंगा, वहां से आप क्लिक करके भी देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हजारों लोगों ने कमेंट्स करे, हमने सबके जवाब दिए हैं, तो आप भी कमेंट्स करेंगे, आपको भी रिप्लाई अवश्य मिलेगा। दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, पसंद
पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो से अपडेट हो जाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।